वेलकम एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज में। और आप सभी जानते हैं कि एडुकेमी शुरू करने वाला है अपना प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम आने वाली 9 दिसंबर 2024 से। तो आइए देखते हैं एक बार इस प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज की वीडियोस को, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपने 45 ईयर्स के क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चन जो है थीम वाइज कवर किए जाएंगे। इससे पहले पॉलिटी की वीडियोस आ चुकी हैं, इकोनॉमी की वीडियोस आ चुकी हैं, साइंस एंड टेक आ चुका है। तो अभी हम जो है ज्योग्राफी चला रहे हैं। ज्योग्राफी देखिए थीम वाइज। और अगर आप ये सभी क्वेश्चन जो आज मैं आपको कराने वाला हूं इनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू पोर्टल पर आप कर सकते हैं। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाइए और अटेम्प्ट करिए खुद को और जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपने जो पढ़ा है क्या आप उसे रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा लास्ट में हम अपने जीएस क्लास नोट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। कोई प्राइस पे नहीं करना है। इसका भी लिंक नीचे अवेलेबल है। जाइए इन्हें डाउनलोड कीजिए और अपने कंटेंट का वैल्यू एडिशन कीजिए। आगे चलते हैं। ये जो सीरीज है इसका पहला क्वेश्चन आज का जो है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज इंडिया हैज मोर अरेबल एरियाज देन चाइना। द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है ये सभी के सभी, और ये है आज का पहला क्वेश्चन। तो देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट वाइज। विच ऑफ द हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना। देखिए अरेबल एरिया मींस वो एरिया जिसपे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो यस, चाइना में क्या है ना, मैक्सिमम पोर्शन जो है चाइना का वो डेजर्ट्स से कवर्ड है। ठीक है, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं वहां पे, जिसकी वजह से अरेबल एरिया इतना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इंडिया में अरेबल एरिया ज्यादा है। नेक्स्ट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। इरिगेटेड एरिया का प्रोपोर्शन पूछा है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया के अंदर इरिगेटेड प्रोपोर्शन ज्यादा है। क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग चलूं तो इंडिया के अंदर 40 to 48% तक इरिगेटेड एरिया है। वहीं चाइना का जो इरिगेटेड एरिया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज अराउंड 30s। ठीक है, 30s के आसपास है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हुई। नेक्स्ट इज द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। जी नहीं, हमेशा हमारा जब भी कंपैरिजन होता है चाइना के साथ, हम हमेशा इसी चीज पे बात करते हैं कि पर हेक्टेयर यील्ड जो है उसमें इंडिया काफी पीछे है इन कंपैरिजन टू चाइना। और आप जानते हैं कि उसका बेटर रीजन यही है कि वहां पे मैकेनाइजेशन है, अच्छी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत बड़े लेवल पे जो है फार्मिंग हो रही है। जबकि इंडिया में जो है कंप्लीटली इसके ऑपोजिट है। इतना रिलेक्टेंट है फार्मर यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकता। कई बार वो इतना गरीबी में है, इस कारण भी वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कितनी स्टेटमेंट ठीक हुई? 2 स्टेटमेंट ठीक हुई। तो ये इसका हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज with reference to cultivation of kharif crops in the last 5 years consider the following statements। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। the first statement is area under rice cultivation is highest। second, area under the cultivation of jowar is more than that of oil seeds। area of cotton cultivation is more than that of a sugarcane and area under sugarcane cultivation has steadily decreased। ठीक है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर इसमें थोड़ी सी लॉजिक भी आपने लगा ली तो लॉजिक लगाने से भी आपका जो क्वेश्चन है उसका अच्छा आंसर आप दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी कि आपकी एक्यूरेसी सही हो। ठीक है, तो एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, ये बिल्कुल सही है। एरिया जो राइस कल्टीवेशन में है इंडिया का बहुत ज्यादा है, लगभग सभी कंट्री से। एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जोवार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। देखिए ऑयल सीड्स में जो आती हैं वो आती हैं आपका ग्राउंडनट आ गया, सोयाबीन, ऑयल सीड्स और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, सनफ्लावर, इसके अलावा और भी ऑयल सीड्स होती हैं। और वहीं जवार जो है एक सिंगल क्रॉप है, तो जवार का जो एरिया है वो ऑयल सीड से तो ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट जो है इसकी गलत हो जाएगी। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ अ शुगर केन। ये ट्रू है कि कॉटन कल्टीवेशन का जो एरिया है वो ज्यादा है शुगर केन से, क्योंकि बहुत सारे ब्लैक सॉइल वाली ब्लैक सॉइल वाली स्टेट्स में हम कल्टीवेट करते हैं कॉटन को, और धीरे धीरे जो है कॉटन बढ़ भी रहा है और क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं कमर्शियलाइजेशन के उसमें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। एरिया अंडर शुगर कल्टीवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि शुगर केन का जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत काम कर रही है। ठीक है, इथेनॉल मिक्स करना चाहते हैं पेट्रोल के साथ ताकि एमिशंस को कर्ब कर सकें, और इथेनॉल के ग्रोथ के बाद जो है फर्दर फायदा ही मिला है फार्मर्स को। तो वो डिक्रीज नहीं होगी कल्टीवेशन, इनफैक्ट थोड़ी सी इंक्रीज हुई है या ऑल ओवर जो है सेम उतनी है जितनी पहले थी। ठीक है,
तो यहां पे आप देखेंगे तो 2 और 4 नहीं आएंगे इसमें, तो 4 को मैं हटा दूं तो ये गया और इसका सही आंसर है 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपने। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अपने प्रोग्राम के बारे में। प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम जो एडुकेमी का शुरू होने वाला है 9 दिसंबर 2024 से। एक तो हम सबसे पहले इसमें 45 साल के पीवाईक्यूज को कवर करा रहे हैं, जो कि रेंज है 1979 से लेकर 2024 तक। दूसरा, सभी कुछ थीमेटिक होगा, थीम वाइज होगा। पहले मैं बता चुका हूं कि पॉलिटी की वीडियो आ चुकी है, साइंस एंड टेक की आ चुकी है, हिस्ट्री की आ चुकी है और ज्योग्राफी की और भी वीडियोस आ चुकी हैं। प्लीज जाइए, उन्हें देखिए और अपने पीवाईक्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तीसरा, सेम क्वेश्चन अगर आप आज अटेम्प्ट करना चाहते हैं जो मैं आज कराने वाला हूं, तो आप एडुकेमी के पोर्टल पे जा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जीएस के क्लास नोट्स एडुकेमी आपको ऑफर कर रहा है, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। तो क्लासेस शुरू हो रही है 9 दिसंबर 2024 से। आगे चलिए, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस पूरे प्रोग्राम के। वन इज के हम यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैराथन सेशन होंगे, जहां आप हम लोगों के साथ बैठ के हमारे लंबे लंबे सेशन होंगे, जिसमें हम कवर कराने की कोशिश करेंगे वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की। फिर बुक रीडिंग सेशंस होंगे। बुक रीडिंग सेशंस में बताया जाएगा कि हर चीज नहीं पढ़नी होती है बुक्स में, बुक्स को बहुत वाइजली तरीके से पढ़ना होता है, ताकि इररिलेवेंट कंटेंट को आप साइड में रख सकें, कोई जरूरत नहीं है उसकी। रिवीजन सेशंस होंगे, रिवीजन के बगैर तो ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन ही अधूरी है, तो रिवीजन सेशन होंगे। सेक्शनल टेस्ट होंगे हर सेक्शन का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, एनवायरमेंट का, साइंस एंड टेक, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उनका पैटर्न सेम वही होगा जो यूपीएससी का पैटर्न होता है। यूपीएससी मिक्स टेस्ट है, क्योंकि यूपीएससी की हमेशा कोशिश रही है कि मैं वो क्वेश्चन पूछ लूं जो मैंने दूसरे यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे हैं, तो इसलिए हमने सीडीएस और सीएपीएफ के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाएगा पिछले पूरे एक साल का, अप्रैल 2024 से 2025 के अप्रैल तक का। सीसैट का सपोर्ट दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिनकी चाहत होगी। अगर किसी को लगता है कि मैं मैथमेटिक्स या इंग्लिश या किसी भी सीसैट के कंपोनेंट में वीक हूं, तो वो सीसैट का सपोर्ट ले सकता है हमारे साथ। सीसैट में भी, इसमें सीसैट भी अवेलेबल होगा। प्लस पर्सनलाइज मेंटरशिप दी जाएगी आपको, 1 to 1 आप बैठ सकते हैं अपने मेंटर्स के साथ। और कोई अगर आपको डाउट है, स्ट्रैटेजी के ऊपर कोई क्वेश्चन है कि कैसे मैं अप्रोच करूं, क्या क्या मेरा शेड्यूल होना चाहिए, उसके लिए हम मेंटरशिप भी आपको अवेलेबल कराएंगे। टेस्ट के डिस्कशंस होंगे, और हमारे जो टेस्ट है, जो पूरी मॉक टेस्ट सीरीज है, उसका नाम है प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ठीक है। तो प्रोग्राम शुरू होने वाला है 9 दिसंबर 2024 को, प्लीज ज्वाइन कीजिए इसे। इसके अलावा मैं बता दूं कि क्यों आप इसे ज्वाइन कीजिए और इसकी यूएसपी क्या है, कि 45% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे साथ एनरोल किए थे लास्ट ईयर इसी प्रोग्राम में, वो क्वालिफाई हुए अपने यूपीएससी प्रीलिम्स में 2024 के। 50% ऑफ द क्वेश्चन जो हमने पूछे थे वो डायरेक्ट हिट, और ये कह लीजिए कि डायरेक्ट पूछ लिए यूपीएससी ने भी। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स भी क्रैक होगा। 9 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहा है, तो आइए ज्वाइन कीजिए। मूव ऑन करता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। The question number 3 is, though coffee and tea both are cultivated on the hill slopes, there is some difference between them regarding their cultivation. In this context, consider the following statements. First is, coffee plant requires a hot and humid climate of tropical areas, whereas tea can be cultivated in both tropical and subtropical areas. Coffee is propagated by seeds, but tea is propagated by stem cuttings only. Which of the statements given above are correct? ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। कॉफी को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ट्रॉपिकल एरियाज में, यस। और कॉफी को इसके अलावा मैं कहूंगा कि हाई ऑल्टीट्यूड्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड चाहिए होता है कॉफी को, तो ये होगा कम से कम 600 से लेके 1800 मीटर्स तक, ठीक है। वहीं टी को कल्टीवेट किया जाता है ट्रॉपिकल में भी एंड सब ट्रॉपिकल में भी। ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में कवर किया जाता है, और टी को हमेशा लो ऑल्टीट्यूड चाहिए होता है, इतना कॉफी जितना ऑल्टीट्यूड नहीं चाहिए होता। इनफैक्ट टी लो ऑल्टीट्यूड पे भी ग्रो कर जाएगा और टी हाई ऑल्टीट्यूड पे भी कर जाएगा। अगर मैं उसकी बात करूं तो 200 से 2000 मीटर तक ऑल्टीट्यूड पे कवर कर जाएगा। आप देखेंगे आसाम में ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड है और वहां पे कॉफी जो है ग्रो की जाती है, ठीक है। कॉफी इज प्रोपोगेटेड बाय सीड्स बट टी इज प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग्स ओनली। जब ओनली जैसा वर्ड इसमें आ जाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है, उसको हमेशा ध्यान से जो है टिक करना है। कॉफी को सीड से प्रोपोगेट किया जाता है, ये ट्रू है। बाबा बुदान हिल्स आप जानते हैं, बाबा बुदान वो आदमी थे जो सीड्स लेके आए थे यमन से और अफ्रीका से, ठीक है। बट टी इज प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग ओनली, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ओनली वर्ड इसको यहाँ पे डाइसी बना रहा है। टी को हम स्टेम कटिंग से भी कर सकते हैं और टी को हम सीड से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आजकल हो रही है, सीड्स भी यूज हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट।
ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of future, but what are the constraints in its greater implementation? ठीक है, first is there is no national seed policy in place, there is no participation of private sector seed companies in supply of quality seeds of vegetables and planting materials of horticultural crops, there is a demand supply gap regarding quality seeds in case of low value and high volume crops. Select the correct answer using the code given below. ठीक है, स्टेटमेंट वाइज चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका देयर इज अ नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस, ये तो बिल्कुल गलत है, फैक्चुअली बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास नेशनल सीड पॉलिसी 2002 पहले से ही है, जिसमें एक पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है कि कैसे प्रोडक्शन होनी चाहिए सीड्स की, कैसे उसका क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए और कैसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन सप्लाई ऑफ सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स। जो लोग लगातार न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहते हैं वो जरूर एक कंपनी का नाम पढ़ा होगा, मॉन्सेंटो। मॉन्सेंटो एक प्राइवेट कंपनी है, इसके अलावा महको भी एक प्राइवेट कंपनी है, तो लगातार आपका सीड में डील कर रहा है फार्मर्स के साथ। तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर का, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। ठीक है, लो वैल्यू और हाई वैल्यू क्रॉप्स का मतलब क्या है कि वो क्रॉप्स जिनकी कीमत कम रहती है लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम में जो है ट्रेड होंगी या ज्यादा वॉल्यूम में उनकी जरूरत होती है, जैसे वीट, जैसे राइस। ठीक है, तो ये इनका प्राइस तो लो रहता है लेकिन बहुत ही हाई वॉल्यूम में इनकी नीड होती है। तो ये बात ठीक है कि हाँ डिमांड सप्लाई गैप है, और डिमांड सप्लाई गैप होने की वजह से जो है प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि जब इनकी लो वैल्यू है तो वहां प्रॉफिट मार्जिन जो है प्राइवेट कंपनीज का कम हो जाता है। तो प्राइवेट हमेशा उस चीज से दूर रहेगा जहां उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के आसार होंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं बी। नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन एंड वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। फर्स्ट इज किन्नौर, अरेकानट, मेवात, मैंगो, कोरामंडल, सोयाबीन। ठीक है, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। देख लेते हैं इनको भी। किन्नौर एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, काफी ठंडी जगह है और वहां पे उगाए जाते हैं, अगर मैं कहूं तो एप्पल्स, एप्रिकोट, ठीक है, ऐसे फल्स उगाए जाते हैं, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अरेका नट क्या होता है? अरेका नट होती है सुपारी। सुपारी के बारे में आपने सुना होगा, सुपारी को ही अरेका नट बोलते हैं, और ये हमेशा ग्रो की जाती है ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में अच्छी खासी रेनफॉल, ह्यूमिड कंडीशंस हो। तो ये तो आपका गलत ही हो गया, कोई लेना देना नहीं इसका। मेवात मैंगो, मैंगोज बेसिकली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये ज्यादा प्लेसेस हैं। बिहार में भी मैंगो बहुत हैं, लेकिन मेवात का तो मैंगो से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेवात हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे है। हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे है, और यहाँ जो कंडीशंस हैं वो सेमी एरिड कंडीशंस हैं। तो वहां पे बाजरा जैसा तो कुछ उगाया जा सकता है, बाजरा, ज्वार, लेकिन मैंगोज का कुछ खासा उसमें है नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत। कोरामंडल सोयाबीन, देखिए कोरामंडल जो कोस्ट है वो आंध्रा और ये जो आपका लास्ट तमिलनाडु वाला कोस्ट है वो वाला एरिया जो है उसको कोरामंडल बोलते हैं। तो वहां पे तो ज्यादातर राइस कल्टीवेशन होती है। सोयाबीन तो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, जैसे मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। और कौन से करेक्ट पेयर्स होंगे जो करेक्ट होंगे? नन ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। ठीक है, कुछ क्रॉप्स दी हैं, पूछा है कि विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर 2-3 साल के बाद ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है यूपीएससी में, और ये तो ठीक होना ही चाहिए हर बच्चे का। इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक्स को अपने स्ट्रांग बना लो, एनसीईआरटीज को अच्छी तरह पढ़ लो। खरीफ क्रॉप कौन सी होगी? कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, वीट। देखिए वीट तो होगी नहीं, क्योंकि वीट तो रबी क्रॉप है, विंटर क्रॉप है। तो वीट को अगर मैं काट दूं तो 4 यहां से गया, यहां से गया। अब मुझे अगर डाउट होगा तो वो कॉटन पे ही होगा। कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, ये तीनों ही जो है आपका खरीफ क्रॉप्स हैं। कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जो लो मॉडरेट रेनफॉल में भी ग्रो करती है। इसके लिए हमें बस ये चाहिए कि 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री वेदर चाहिए। ठीक है, तो ये आपका, आप इसको खरीफ में कैटेगरी में डाल सकते हैं। ग्राउंडनट भी ऐसी ही है और राइस भी ऐसा ही क्रॉप है जो कि खरीफ के टाइम जाता है। बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ग्राउंडनट, सेसमम, पर्ल मिलेट, विच ऑफ द अबव आर प्रेडोमिनेटली रेन फेड क्रॉप्स। रेन फेड क्रॉप्स के बारे में बताना है।
और रेन फेड क्रॉप्स कौन सी क्रॉप होती है? वो क्रॉप होती है जो नेचुरल रेनफॉल में भी अपना अच्छे से कल्टीवेट की जा सकती हैं, अच्छे से उनका ग्रोथ होता है। और यहां पे हम आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, कोई कैनाल वगैरह उसके थ्रू हम कोशिश नहीं करते हैं। तो ग्राउंडनट, ग्राउंडनट है, बिल्कुल ठीक बात है। रेनफेड है। सेसेमम, सेसेमम मींस तिल, तिल का तेल, या आपने सुना होगा तिल के बारे में, तो सेसेमम वही होता है। पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट माने ये आपका बाजरा, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है आपका, ये तीनों ही क्रॉप्स रेन फेड क्रॉप्स हैं। ये उन एरियाज में ग्रो की जाती है जहां पे 50 टू 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल भी अगर मिल जाए तो वो भी इनके लिए काफी है, ठीक है। 1, 2 एंड 3 जो है वुड बी द राइट। नेक्स्ट, consider the following crops of India: cowpea, green pea, pigeon pea, and which of the above are used as pulse, fodder and green manure। ठीक है, ये तीनों ही क्रॉप्स जो हैं अगर आपने देखा हो डेली लाइफ पे भी यूज करने को मिल जाती हैं, बहुत सारे घरों में ये बनती भी हैं। काउपी को तो हिंदी में नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं लोबिया, ठीक है। ग्रीन ग्राम इज मेरे ख्याल से मसूर की दाल जो होती है वो ग्रीन ग्राम है, और पिजन पी जो है वो अरहर की दाल है, ठीक है। तो ये सारी दाल जो है ये पल्सेस की कैटेगरी में ही आती हैं। यस, ग्रीन मैन्योर भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि इन सारी दालों के अंदर एक लेजुमिनस प्रॉपर्टी है। लेजुमिनस प्रॉपर्टी ये होती है कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, मींस अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं है तो वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देगी, और ये सब फॉडर में भी यूज होती ही होती हैं। तो तीनों का ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी वुड बी द राइट वन। काउपी, ग्रीन पी, पिजन पी, ऑल थ्री आर पल्सेस, फॉडर एज वेल एज द ग्रीन मैन्योर, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर आपको पता है कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं या आपने देखे हैं आपकी डेली लाइफ में या आपकी घर में कहीं, तो इजी हो जाता है आंसर देना। Ninth question is the lower Gangetic Plain is characterized by humid climate with high temperature throughout the year. Which one among the following pair of crops is most suitable for this region? देखिए, लोअर गैंगेटिक प्लेन है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर है। तो यहाँ पे मतलब लोअर गैंगेटिक प्लेन में 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आराम से हो जाती है, और इतनी रेनफॉल होने का मतलब है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ही हम उगाएं, ठीक है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाने के लिए ये प्लेस बिल्कुल सूटेबल है। तो आइए देखते हैं पैडी। जी हाँ, पैडी तो वाटर इंटेंसिव है लेकिन कॉटन नहीं है। वीट, वीट नहीं है आपका वाटर इंटेंसिव लेकिन जूट है। और पैडी एंड जूट, ये पैडी और जूट दोनों ही आपके वाटर इंटेंसिव है। वीट यहाँ वाटर इंटेंसिव नहीं है और कॉटन भी यहाँ वाटर इंटेंसिव नहीं है। तो अगर कोई वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और जो बेस्ट सूटेबल है इस कंडीशन में ग्रो करने के, जैसे कि लोअर गैंगेटिक प्लेन, तो वो है ऑप्शन सी, दैट इज पैडी एंड जूट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड, इट्स सेंट्रल पार्ट produces cotton, and third is cultivation of cash crops is predominant over food crops. Which one of the following state has all of the above characteristics? अगर नॉर्दर्न पार्ट एरिड और सेमी एरिड की बात करता हूं मैं, जब भी एरिड और सेमी एरिड की बात करते हैं तो दो ही स्टेट्स हमारे दिमाग में आती हैं, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। चलिए, ये दोनों। सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन, सेंट्रल पार्ट राजस्थान में तो कहीं कॉटन प्रोड्यूस होता नहीं है, हाँ गुजरात में होता है, तो गुजरात को मैं कंसिडर कर लेता हूं। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रेडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स, ये मैं कह सकता हूं गुजरात के लिए कि यहाँ पे कैश क्रॉप्स जो है ज्यादा प्रेडोमिनेंट है, ग्राउंडनट उगाते हैं, ठीक है। ग्राउंडनट, कॉटन और आपका टोबैको, ये सब जो है आपका कैश क्रॉप है, तो इनके ऊपर फोकस ज्यादा है एज कंपेयर टू द फूड क्रॉप। सो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है गुजरात। फाइन, तो ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन। प्रो मेंटर टिप मैं आपको देना चाहता हूं कि ये आज की जो थीम थी वो एग्रीकल्चर थी, और जब भी आप एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3-4 चीजों का ध्यान रखिए। फर्स्ट इज, आपको पता होना चाहिए कि पूरा क्रॉपिंग पैटर्न है क्या, कहां पे कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, कहां कितने रेनफॉल है, सॉइल किसी पर्टिकुलर प्लेस का कैसा है, ताकि आप अच्छे से याद कर सके कि क्रॉपिंग पैटर्न मुझे किस तरह से समझना है। नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स, ऑल्दो अभी मैंने क्वेश्चन कवर नहीं कराए हैं किसी भी टेक्निक के, पर प्रिसीजन फार्मिंग हुआ, हाइपोनिक्स, एक्वाकल्चर, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो उभर रही हैं तेजी से और बार बार न्यूज में भी रहती हैं। सॉइल मैनेजमेंट के ऊपर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इतना अगर फर्टिलाइजर डालेंगे तो सॉइल में क्या हो जाएगा, उसको अगर सॉइल में एसिडिटी बढ़ गई है तो उसकी यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इस तरह कुछ सॉइल मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर कोई है, चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कुछ अगर न्यूज में रहा है या फिर बहुत ज्यादा
हम लोग पढ़ते रहे हैं पूरे साल के अंदर, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी एग्रीकल्चर के टर्म्स में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बी द स्पेसिफिक नॉट जर्नलिस्ट, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अपने पास रखिए ताकि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आसान हो सके। और आप जानते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो शुरू होने वाला है 9 दिसंबर 2024 से, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए इस पर्टिकुलर प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम के कोर्स पे, तो आप कोड यूज कीजिए AJAY10, दैट इज अजय 10। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एडुकेमी के प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, जो आपको हेल्प करेगा 2025 के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। सो प्लीज एनरोल कीजिए इस प्रोग्राम में और क्रैक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक बार फिर से मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ।